अभी तक आपने पढ़ा था एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और उसकी प्रॉब्लम्स की थी। अब आज का हमारा टॉपिक रहेगा मल्टीपल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। बेटा ये सिलेबस का पार्ट है, ध्यान रखना। एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी भी हमारा सिलेबस का था, है ना। एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो इसकी प्रॉब्लम्स हमने बता दी थी ना, एंड इट्स प्रॉब्लम। तो ये टॉपिक हमारा कवर हो गया था, ठीक, प्रॉब्लम्स। अब हम इस लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीपल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड देयर प्रॉब्लम्स। एक्चुअल में हम यहाँ पर पढ़ेंगे मल्टीपल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लियर, एंड उसकी प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। बट मल्टीपल लॉ प्रोबेबिलिटी बताने से पहले आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट वो बतानी पड़ेंगे, उसके बाद हम इस पर पहुंचेंगे, इस टॉपिक पे, ठीक है। चलो, तो बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कभी भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में है ना, एक कंडीशन गिवन होती है, इसको समझना। पहले मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा आपको मैं। ऐसे हमने 2 डाइस हैं, 2 डाइस हमने थ्रो किए, है ना। इफ वी थ्रो 2 डाइस एंड वी गेटिंग द सम सपोज टू बी 8। सम हमने पहले ही बोल दिया, 2 डाइस हमने 2 डाइस थ्रो किए और हमने मान के चला कि सम 8 आ जाए। अब इसमें नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी पूछे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इवन नंबर कम्स ऑन द फर्स्ट डाइस। तो इसमें पहली तो वहां पे बता दिया कि हमने 2 डाइस थ्रो किए और सम 8 आ गया, ये तो उसमें पहले बता दिया। अब दूसरे में क्या पूछ रहा है वो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, एग्जांपल लिखें बेटा, देखो ये है हमारा एग्जांपल। इफ वी थ्रो 2 डाइस, इफ वी throwing 2 dice and sum 2 we noted 8, find the probability, find the probability probability that even number occurs on first dice। अब देखो, इसमें पहले एक कंडीशन बता दी इन्होंने, क्या कंडीशन बता दी कि सम 8 होना चाहिए, और प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है वो आपसे, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, इवन नंबर अकर्स ऑन द फर्स्ट डाइस। तो लग गया ना, कंडीशन लग गई इसमें को। पहले तो उन्होंने बता दिया ना कि हमने 2 डाइस थ्रो किए और हमने देखा सम 8 आ जाए टोटल, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब दूसरा पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इवन नंबर अकर्स ऑन द फर्स्ट डाइस। इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन, एक कंडीशन पहले बता दी है उसे, तो हमें यहाँ पे डिफाइन करेंगे। बेटा सेम क्वेश्चन मैंने कर रखा है इसमें, हम आगे जब पढ़ेंगे उसको, ठीक है। एग्जांपल नंबर जो 8 है ना हमारा, इसी सॉरी एग्जांपल नंबर 11 है हमारा, सेम इसी क्वेश्चन है, हम आगे करेंगे उसको। एक क्वेश्चन किया है मैंने, है ना। अब देखो समझते हैं कंसेप्ट क्या है। लेट ए एंड बी आर 2 इवेंट्स एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट, then the probability of happening of an event A when the event B is already happened is known as the conditional probability, and it is denoted by probability A by B and defined as probability A by B। बेटे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी A अपॉन B, ठीक है। दोनों भी नोटेशन यूज होते हैं, हमने एक ऑब्लिक भी लिख सकते हैं, A ऑब्लिक B, है ना, और डिफाइन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब बेटे बताओ, अगर इसमें देख के बताओ, इसमें कौन सी B होगी, इसमें सम टू बी नोटेड वो तो आपका B होगा, है ना। और जिसकी पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस, ये आपकी A इवेंट होगी, है ना। ए के बारे में पूछ रहा है, जिसका पूछता है बेटे वो पहले आता है ना ए, और जो जो आपकी हैपन हो जाती है वो आपकी बी, उससे बाद में लिखते हैं हम, क्लियर है, ये नोटेशन है। अच्छा, सिमिलरली बेटे अगेन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट बी व्हेन द इवेंट ए हैज ऑलरेडी हैपन इज गिवन बाय बी प्रोबेबिलिटी बी स्लैश ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, क्लियर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब बेटे ये बता दिया, अब हम मल्टीपल लॉ बता देंगे आपको, देखो कैसे। मल्टीपल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी,
तो बेटे यहाँ पर देखो सबसे पहले बता दिया हमने पी ए बाई बी डिनोट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, क्योंकि ए हमने पहले लिखा है ना, व्हेन द इवेंट बी इज ऑलरेडी हैपेंड। तो बेटे अब देखो ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये वाला है ना, ये वाला, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड सपोज। अब इक्वेशन फर्स्ट से देखो बेटे, बाई इक्वेशन फर्स्ट देखना, बाई इक्वेशन फर्स्ट आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या बनेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी बी इंटू पी ए बाई बी। देखो बेटा, अच्छा बाई इक्वेशन सेकंड से देखना आप, बाई इक्वेशन सेकंड, बाई इक्वेशन सेकंड से अगेन आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देन क्या बनेगा देखो, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी बाई ए। तो दैट मीन्स वी हैव टू वैल्यू ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटे हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं ना, देखो देखो दोनों की LHS इक्वल है, देखो LHS, तो इनकी RHS मस्ट भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट मीन्स पी ए इंटरसेक्शन बी को हम लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी बाई ए, और अगर हम इसको पी बी लिखेंगे तो पी ए बाई बी लिखेंगे। क्लियर बेटे, ये यहाँ तक ये लाइन क्लियर बेटे आपको, ये वाली पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी बी इंटू पी कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए इंटू कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई। तो ना इंटरसेक्शन ऐसे यूनियन को हम ट्रीट करते थे ऐसे एडिशन की तरह ना, या इंटरसेक्शन को हम ट्रीट करेंगे एज ए मल्टीप्लीकेशन। तो देखो हम इसे क्या ले सकते, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी को हमने क्या बना दिया यहाँ पर, इनटू बना दिया, ठीक है, इज इक्वल टू पी बी इंटू पी ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी ऑब्लिक ए। क्लियर है यहाँ तक। अब बेटे अब हम एक पढ़ाते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट देखते हैं। अब आपको पता है इंडिपेंडेंट, जैसे नाम से पता है आपको, ऐसी इवेंट जो एक दूसरे पे डिपेंड ना करें। दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है, हैपनिंग ऑफ द इवेंट ए डज नॉट डिपेंड ऑन हैपनिंग ऑन इवेंट बी। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, उस केस में बोलते हैं इवेंट्स कैसी हैं हमारी, इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। अगर बेटे इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए बाई बी का मतलब क्या होगा, द मीनिंग ऑफ ए बाई बी इज नथिंग बट इट सिंपली पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपन। बट पहले बता दिया कि ए एंड बी इवेंट है ना, वो इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब क्या है, हम बी के में बी के बारे में बात कर ही नहीं रहे सिंपल हम। तो उस केस में क्या बन जाएगा, पी ए बाई बी बन जाएगा सिंपल पी ए, एंड सिमिलरली पी बी बाई ए बिकम्स पी बी। क्लियर है। तो अब हम इस रिजल्ट को लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी बन जाएगा, इज इक्वल टू पी बी इंटू पी ए। पर बेटे कंडीशन क्या है यहाँ पे, प्रोवाइडेड ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। क्लियर है। तो इसी को बेटे मल्टीपल लॉ बोल देते हैं, मल्टीप्लाई हो गया आपका। कब होती है, जब इंडिपेंडेंट होती है तब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब बेटे ये तो टू इवेंट के लिए था ए एंड बी। अगर हमारे पास एन इवेंट है, A1 A2 डॉट 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 एन इवेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, कैसी हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन बोले बेटे या इनटू बोल दे हम, इनटू, ठीक है, इनटू डॉट 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 एन इज इक्वल टू क्या बनेगा, बिकम्स PA1 इंटू PA2 डॉट 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 PAN। क्लियर है बेटे। ये रिजल्ट रिमार्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क है बेटे ये वाला, है ना। ऐसे गेट वगैरह में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन हो जाता है सिंपली, है ना। देखो क्या है, P1 P2 PN आर probabilities that certain events happen, then the probabilities of their non happening are, कैसे निकालेंगे, 1 माइनस P1 1 माइनस P2 डॉट डॉट 1 माइनस Pn। ये तो बेटे आ गई। और अगर ऑल ऑफ देम हैव नॉन हैपन तो हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, याद है ना, ऑल ऑफ देम कहते तो मल्टीप्लाई करते, और एट लीस्ट वन ऑफ देम बोलते थे हम तो हम सम करते थे, है ना। तो वही किया है देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल दीज नॉन हैपनिंग, तो दैट मीन्स 1 माइनस P1 1 माइनस P2 एंड 1 माइनस Pn का आपने मल्टीप्लाई कर लिया।
अब पूछ रहे बेटे प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ दीज इवेंट हैपन, तो ये आपका बन जाएगा 1 माइनस, आपने पहले नॉन हैपनिंग की निकाल लिया, आपने 1 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। अब देखो इस पे बेस्ट पहला ही एग्जाम्पल है, इस पे देखो देखो बेटा, अगर यही एग्जाम्पल बेटे है ना, अगर आपके गेट के एग्जाम में आता है तो आप डायरेक्ट रिजल्ट से कर दोगे, एक लाइन में कर दोगे, ठीक है। अगर आपके बीटेक में आता है तो आपको प्रॉपर करना पड़ेगा, जैसे हमने लिख रखा है ना, पहले हम उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। देखो ए प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स, ए प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स ए बी एंड सी, स्टूडेंट है उनके नेम ए बी सी है, हु चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट आर, बेटे चांसेस दे रखे हैं, दैट मीन्स उनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है उनकी, है ना, आर 1/2 3/4 एंड 1/4 रेस्पेक्टिवली, मतलब उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमें, ठीक है। what is the probability that the problem is solved, अब ये पूछ रहा है प्रॉब्लम बेटे सॉल्व कब हो, कोई एक बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, है ना, तो देखो डायरेक्ट ये वाला रिमार्क लग जाएगा हमारा, देखो ये वाला है ना, ये वाला, ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ दीज इवेंट हैपन, तो यहाँ पे वन ऑफ देम स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम, यहाँ प्रॉब्लम लिखेंगे हम तो ये वाला डायरेक्ट एक बार में हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले बेटे इनको हम स्टूडेंट्स हैं इनकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, पी ए 1/2 है, पी बी 3/4 है, पी सी 1/4 है, क्लियर, वैल्यू है, हमें वैल्यू दे दी है मैंने ये सारी वैल्यू, ठीक है। अब हम पी ए बार निकालेंगे, 1 माइनस पी ए होता है, आप जानते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग इफ द इवेंट 1 होता है आपका, ठीक है। तो पी ए बार क्या होगा 1 माइनस पी ए, तो हम फॉर्मूला जानते हैं बहुत अच्छे से, है ना, तो वही लगा दिया, देखो पी ए बार निकाल लिया आपने 1/2 आ गया, ठीक है। पी बी बार निकाला बेटे ये 1/4 आ गया, पी सी बार निकाला आपने 3/4 आ गया, क्लियर है। अब देखो द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व इट, मैंने कहा था ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई एक सॉल्व सब कर दे, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम सॉल्व इट, none of them solve it means पी ए बार इंटू पी बी बार इंटू पी सी बार, मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया। अब एट लीस्ट प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व 1 माइनस जो आपने निकाल रखी है मतलब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आ जाएगा 29/32, ठीक है। अगर बेटे यही क्वेश्चन गेट में आएगा तो डायरेक्ट कैसे करोगे आप, सिंपल रिमार्क लगा के 1 माइनस सिंपल 1 माइनस P1 1 माइनस P2 1 माइनस P3, एक लाइन में निकाल दोगे इसका आंसर, है ना। 1 माइनस P1 पता ही है तुम्हें 1 माइनस 1/2 है ना, 1 माइनस 3/4 1 माइनस 1/4, डायरेक्ट बेटे कैलकुलेशन करोगे तो 1 माइनस ये आ जाएगा तुम्हारा 3/32, तो डायरेक्ट आपका 29/32, वहां पे डायरेक्ट कर दोगे आप इस तरह से, एक लाइन में आंसर निकाल दोगे, ठीक है। बट बीटेक में तो बेटा करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम, देखो बेटा ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता रहता है एग्जाम में क्वेश्चन, देखो ए कैन हिट द टारगेट 3 टाइम्स इन 5 शॉट, ठीक है बेटा, वो 5 शॉट लगाता है और 3 टाइम वो टारगेट हिट कर रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी अभी चलो बताते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, एंड बी 2 टाइम्स इन 5 शॉट एंड सी 3 टाइम्स इन 4 शॉट्स, दे फायर ए वॉली, फाइंड द चांस, बेटे दे फायर द वॉली मतलब ये होगा बेटे कोई भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, ठीक है ना, मतलब फायर करने के लिए इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। चलो अब फर्स्ट है टारगेट बीइंग हिट व्हेन ऑल ऑफ देम ट्राई, तो बेटे सबसे पहले ये पार्ट निकाल, पहले हम क्या करेंगे फर्स्ट पार्ट बेटे जब निकालेंगे पहले हम क्या करेंगे इवेंट डिफाइन कर देंगे, तो बेटे ए कैन हिट द टारगेट है ना, तो इसकी इवेंट मैंने इवन ले लिया, इवन क्या है इवेंट दैट ए कैन हिट द टारगेट, E2 इवेंट दैट बी कैन हिट द टारगेट, एंड सिमिलरली E3 इवेंट दैट सी कैन हिट द टारगेट, तो बेटे प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी इसकी, देखो कितने शॉट मारता है ये 5 शॉट मारता है बट 3 बार हिट करता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 3/5, 3/5। बी की निकालोगे, बी 2 शॉट
बी 5 शॉट मारता है बट 2 बार हिट करता है, तो 2/5 इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। टोटल शॉट इसने 5 लगाए बट, अच्छा इसका देखो बेटे सी वाले का 3 टाइम्स इन 4 शॉट, ये 4 शॉट लगाता है बट इसका जी ज्यादा अच्छा इससे कर रहा है काम, है ना। इसने 4 शॉट लगाया, 4 में 3 बार इसने हिट किया टारगेट को, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/5। अच्छा बेटे पी ई बार, अगेन फॉर्मूला जो हमने अभी बताया था ना, पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए, इससे लगा के ये फॉर्मूला निकाल दिया आपने, क्लियर है। तो ये बेटे ये तीनों आ गए हमारे, पी ई 1 बार, पी ई 2 बार एंड पी ई 3 बार। अब देखो फर्स्ट पार्ट, टारगेट बीइंग हिट व्हेन ऑल ऑफ देम ट्राई, तो बेटे टारगेट हिट हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई एक हिट कर दे बस, है ना। The required probability that the target is hit when all of them try, तो इसका मतलब क्या होगा, this is equal to at least one of them hit the target, इसका मतलब क्या होगा 1 माइनस पी नन ऑफ हिट द टारगेट, और ये आपने अभी निकाला था रिमार्क डायरेक्ट लगा के 1 माइनस पी ई 1 बार इंटू पी ई 2 बार इंटू पी ई 3 बार, अभी हमने जो रिमार्क किया था ना बेटे, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया जो उसी पे बेस्ड है ये सीधा सीधा क्वेश्चन। अब सेकंड देखो, टू शॉट्स, है ना, क्या है, फाइंड द चांस टू शॉट्स हिट। अब बेटे टू शॉट हिट, इसका मतलब बेटे दो हो सकते हैं, मतलब टू हिट कर रहे हैं उनमें से और एक नहीं कर रहा है ना इसमें, ऐसे इसमें में क्या होगा, ऐसे ए बी सी है हमारे पास, तो फिर 3 पॉसिबिलिटी बनेगी, पहले ए बी कर रहा है सी नहीं कर रहा, ठीक है, फिर ए बी सी ये दोनों कर रहे हैं, ये दोनों हिट कर रहे हैं बट ये नहीं कर रहा, और फिर आपका होगा बेटा एक ए नहीं कर रहा, बी और सी हिट कर रहे हैं, देखो ये वाला, तो वो हमने ले लिया, क्या होगा देखो ए बी हिट प्रोबेबिलिटी टू शॉट हिट कह रहा है ना टारगेट, तो E1 E2 हिट, तो बेटे ए बी हिट, तो ए बी की प्रोबेबिलिटी हमने इवेंट E1 E2 ले रखी है ना, इसलिए मैंने बता रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा ए बी हिट बट सी डज नॉट, ए सी हिट बट बी डज नॉट, इसका मतलब क्या होगा बी सी हिट बट ए डज नॉट, तो बेटे डायरेक्ट, अब आपको पता है कैसी प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, पी ई 1 है ना, डायरेक्ट क्या होगा पी ई 1 पी ई 2 पी ई 3 बार जो हमने निकाल रखे वैल्यू पुट कर दी, ये बन जाएगा पी ई 1 पी ई 2 बार पी ई 3, ठीक है, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी पुट कर दी हमने, वैल्यू आ जाएगी इसकी, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी 4/5 14/100 आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट पार्ट है, मैंने यही लिख रखा है ना, प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट टू शॉट हिट द टारगेट, एट लीस्ट टू में का मतलब क्या होता है, एट लीस्ट टू शॉट हिट मतलब टू शॉट्स हिट टारगेट प्लस 3 शॉट ऑल्सो हिट द टारगेट, ठीक है, ऑल्सो हिट द टारगेट, तो बेटे हमने 3 शॉट वाले तो हमने ये निकाल रखी है ऊपर प्रोबेबिलिटी है ना, ये वाली निकाल रखी है ऊपर वाली, ये वाली निकाल रखी है ना मैंने, ये निकाल रखी है 45/100 है ना, इसमें एक और ऐड कर लो बस खाली, तो ये हमारा आ जाए, कैलकुलेशन करोगे 63/100 आ गया। अच्छा लास्ट बेटे क्या पार्ट है, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द टारगेट, बेटे एग्जैक्टली वन ऑफ देम कह रहा है, तो बेटे 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है, जैसे ए बी सी है, तो बेटे पहली क्या बनेगी, 3 पॉसिबिलिटी बनेगी ए बी सी और ए बी सी, बेटे पहले ए हिट कर रहा है, ये दोनों नहीं कर रहे, ठीक है बेटे, ये दोनों नहीं कर रहे, बी हिट कर रहा है और आपका ये नहीं कर रहा और ये हिट कर रहा है ना, तो ये 3 बनेगी प्रोबेबिलिटी, तो हमने क्या लिखा पहले पी ई 1 ई 2 इंटू ई 3 बार प्लस पी ई 1 बार ई 3 बार, बेटे ये ई 2 है ई 2, ठीक है, प्लस पी ई 1 बार ई 2 बार एंड पी ई 3, ये वाला थर्ड वाला केस बनेगा, ठीक है। अब इनकी अब पता है इंडिपेंडेंट है, तो मल्टी पी ई 1 पी ई 2 बार पी ई 3 बार वैल्यू पुट कर लोगे, सिमिलरली क्या बनेगा पी ई 1 बार की वैल्यू पुट कर लोगे, पी ई 2 बार वैल्यू पुट कर लोगे, पी ई 3 बार वैल्यू पुट कर लोगे, ठीक है, सिमिलरली बेटे इसका भी और कर लोगे क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, ये क्वेश्चन भी बेटे बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो ना ये आपकी 12th की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो बेटा बहुत अच्छा है, पर बेटे आता रहता है एग्जाम है ना, गेट में भी आया है क्वेश्चन ये वाला, देखो ए स्पीक ट्रुथ 75% एंड बी इन 80% ऑफ द केसेस, ठीक है बेटा, ऐसे जो ए पर्सन है वो 75% ट्रुथ बोलता है और बी है 80% ट्रुथ बोलता है,
in what percentage of the cases are they likely be contradict each other in the starting to the same fact। बेटे इसका मतलब क्या हो गया, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ए ट्रुथ बोलता है बी नहीं बोलता, दो पॉसिबिलिटी बनेगी, प्लस ए ट्रुथ नहीं बोलता बी बोलता है, बस ये टू पॉसिबिलिटी बनेगी इसकी, है ना। देखो करते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा प्रॉपर वे में डिफाइन करना पड़ता है ना। A and B speak truth, PA 75%, बेटे PA कैसे लिखा आपने 75%, और बताया था आपको 1% का बेटे मतलब क्या होता है, 1/100, ठीक है, तो आप इसे लिख दोगे 75/100, क्लियर है। तो जी बेटे आपका आ गया 3/4, ठीक है। सिमिलरली बी निकालिए आपने 80%, तो 80/100 ये 4/5 आ जाएगा। पी ए बार निकाल लिया आपने, पी बी बार निकाल लिया। अब प्रोबेबिलिटी निकालो बेटे, कॉन्ट्राडिक्ट टू ईच अदर, दैट मैंने बताया था ना कोई, अगर ए ट्रुथ बोलता है वी डज नॉट, बी ट्रुथ बोलता है ए डज नॉट, तो बेटे करके ये वैल्यू पुट कर दी हमने एंड वी गेट दिस। पर बेटे हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इन व्हाट परसेंटेज ऑफ द केसेस, परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, देन वी गेट द परसेंटेज दे कॉन्ट्राडिक्ट टू ईच अदर, क्लियर है। 35% आंसर आ जाएगा इसका। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, ये बेटे क्वेश्चन भी इसी तरह ही का है, वाइफ एंड हस्बैंड, देखो ये वाला क्वेश्चन भी है ना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, क्वेश्चन देखो, ए हस्बैंड एंड ए वाइफ appears in a interview for 2 vacancy in the same post, सेम पोस्ट है, ठीक है, 2 वैकेंसी है, दोनों सिलेक्ट हो सकते हैं क्योंकि 2 वैकेंसी है, बट और भी लोग होंगे तो उनके बारे में उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने कहा है कि एक वाइफ और हस्बैंड है, इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं सेम पोस्ट के लिए, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ husband's selection is 1/7 and that probability of wife selection is 1/5, किसकी ज्यादा है बेटे प्रोबेबिलिटी, वाइफ की ज्यादा है, देखो 1/5 है ना, और ये क्या 1/7, ये ज्यादा है प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन की वाइफ की, है ना। पर क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, तो बेटे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटे, इसका मतलब ये हो सकता है वाइफ एंड, सॉरी पहले वाइफ, हाँ हस्बैंड लिख लेते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, तो बेटे एक तो पॉसिबिलिटी हो सकती है हस्बैंड सेलेक्ट हो जाए वाइफ नहीं हो, एक तो पॉसिबिलिटी ये बन गई, फिर दोबारा लिखो बेटे, एक ये बन सकती है ना, एक बेटे ये बन सकती है कि आपका हस्बैंड सेलेक्ट नहीं हो और वाइफ सेलेक्ट हो जाए, ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है, ठीक है बेटा। तो देखो वही किया हमने, प्रोबेबिलिटी हमने डिफाइन कर ली है, पी एच 1/7, पी एच बार निकाल दिया आपने ना, पी डब्ल्यू 1/5, पी डब्ल्यू बार ये हो गई। अब ओनली वन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड, पी एच पी डब्ल्यू बार, बेटे नोट को बेटे है ना, ये नोट होता है इसको डब्ल्यू बार लिखते हैं बेटे हम, इसको ध्यान रखना, ऐसे ऐसे बेटे इसको एच, इसको एच बार लिखेंगे नोट को, ठीक है ना, ये तो हम जानते हैं नोटेशन है ना। तो बेटे प्रोबेबिलिटी लिखा दी आपने, और इंडिपेंडेंट है दोनों का, है ना, क्योंकि दोनों की नॉलेज और अलग अलग होती है ना, सिमिलरली क्लास में ले लो आप, है ना, क्लास में या ऐसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो मैरिज कर लेते हैं, है ना, और सपोज करो तो उनकी लेवल नॉलेज ऑफ लेवल अलग अलग होती है उनकी, तो उनके सिलेक्शन की जो, तो उनकी जो इवेंट होती है ना वो भी क्या होती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है ना, या मैं ये बोल दूं कि कैसी होती है आपकी, इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि हम यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड कम यूज करते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो वर्ड बेटे हम वहाँ पर ज्यादा यूज करते थे, तो हम अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट यूज करते हैं क्योंकि मल्टीपल लॉ चल रहा है ना इसमें, ठीक है, तो सारी प्रॉब्लम आपकी मल्टीपल लॉ की चल रही है, प्रोबेबिलिटी। चलो क्लियर है बेटा, देखो अब बेटे ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, दिखने में क्वेश्चन लगता है किसका, ये दिखने में तो लगता है क्वेश्चन ये आपका उसका है ना, एडिशन लॉ प्रोबेबिलिटी, बट एडिशन लॉ प्रोबेबिलिटी भी लगता है इसमें और मल्टीपल लॉ प्रोबेबिलिटी भी लगता है इसमें। क्वेश्चन देखो क्या है क्वेश्चन, find the probability of drawing either an ace or spade or both from a pack of card, बेटे और लगा तो आपको आइडिया तो ये हो रहा है, अरे ये तो उसका प्रॉब्लम है एडिशनल लॉ, हाँ एडिशनल लॉ की प्रॉब्लम लग रही है आपको, है एडिशनल लॉ प्रॉब्लम, इसमें बेटे इंडिपेंडेंट इवेंट भी की कंडीशन लगा देंगे लास्ट में हम, देखो कैसे करते हैं, देखो प्रॉब्लम को, ए बी द ड्रॉइंग एन एस
द इवेंट ड्रॉइंग बाई स्पेड। अब बेटे आपको पता है एज कितने होते हैं बेटे आपके, एज 4 होते हैं, ठीक है बेटा, और स्पेड्स कितने होते हैं आपके पास, ये 13 होते हैं। तो बेटे इसका क्या बनेगा बेटे आपका, अच्छा बेटे इसमें आपने एक कार्ड ड्रॉ किया है ना, तो क्या बनेगा बेटे इसका एनएस, एनएस क्या बनेगा 52 बनेगा बेटे, 52 प्लेइंग कार्ड में से आपने 1 सेलेक्ट किया, ये तो बेटे एनएस बन गया। अच्छा बेटे एस के लिए क्या बनेगा बेटे, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस क्या बनेगा 4C1, इसके बेटे क्या बनेगा बेटे, इसका बनेगा 13C1। तो देखो बेटे प्रॉपर्टी निकाल ली हमने, पी ए कैसे बनेगा Na अपॉन एनएस, एन बेटे क्या बनेगा 4C1 अपॉन 52C1, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पीबी ड्रॉइंग द स्पीड, स्पीड के कितने कार्ड है 13C1 अपॉन 52C1, तो बेटे प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई, ठीक है। अच्छा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए यूनियन बी और ए प्लस बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए एज इट इज बेटे, पी बी एज इट इज, दिस इज पी ए इंटू बी लिख सकते हैं, मैंने बोला था ना यहाँ पे इंटरसेक्शन हो ना, ए इंटरसेक्शन बी, उसको हम ए बी भी लिख लेते हैं, ए बी, क्लियर है। तो बेटे इंडिपेंडेंट इवेंट है हमारी, है ना, तो हम क्या कर लेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, पी ए इंटू पी बी कर लेंगे हम, क्लियर है। तो बेटा ये देखो 1/13 1/4 माइनस वैल्यू पुट कर लोगे एंड वी गेट द रिक्वायर्ड। क्वेश्चन इसलिए है ये क्वेश्चन, उसमें दोनों रूल लग जाते हैं आपके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो बेटा ये क्वेश्चन है आपका, एक is tossed 3 times, find the chances of throwing 3 head, 2 heads and 1 tail, head and tail alternatively। तो बेटे सबसे पहले आप इसको समझो, ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को हम बहुत इजीली भी हैंडल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बट हम इस क्वेश्चन को इजीली हैंडल इसमें दोनों तरीके से समझाता हूँ बेटा को, ये आपने कर रखा है क्वेश्चन। देखो बेटा सबसे पहले तो देखो मैं आपसे सिंपल बता दूं, सपोज यही है हमारा, है ना एस, एस क्या बनेगा बेटा इसमें देखो एच टी, ये बनेगा ना एच टी ये बनेगा ना, तो क्या हमने देखो एच टी, ये बेटे बन जाएगा हमारा एच टी, मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अब टी का करो एच टी और टी, ठीक है। अब इसका भी मल्टीप्लाई कर लो आप, तो क्या बन जाएगा एच, ठीक है, एच टी, इससे बेटा सिंपल वे में बस समझा रहा हूँ पहले, वैसे तो हमने ये कर रखा है, डायरेक्ट इससे भी कर सकते हैं, दोनों से हो जाता है, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा टी एच और टी और टी, तो बेटे एन एस कितना बना आपका, एन एस बन गया आपका 8 बन गया। अब देखो बेटे पहले क्या पूछ रहा है आपसे, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है बेटे, वो पहले किसकी पूछ रहा है वो, कि सिंपल क्या हो 3 हेड हो, तो बेटे 3 हेड बेटे इवेंट हमने ले ली, E1 3 हेड में कौन से आएंगे, देखो इसमें कितने 3 हेड है, वो सिर्फ एक ही है एच, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी डायरेक्ट बेटे 3 हेड की, ऐसे E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, तो क्या बनेगी सिंपल NE1 अपॉन NS, तो क्या आंसर आ गया 1/8 आ गया एक बार में। देखो बेटा दूसरा कह रहा है 2 हेड 1 टेल, देखो बेटा 2 हेड 1 टेल वाली E2 देखो बेटा इवेंट 2 हेड और 1 टेल वाली, देखो कौन कौन सी आ जाएगी इसमें, टी आ जाएगी हमारी 2 हेड 1 टेल, ठीक है, और एच आ जाएगी 2 है, और एच आ जाएगी 2 हेड 1 टेल, बेटे यही रहेंगे ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 3/8, सिंपल थे, एन E2 अपॉन NS होता है ना फॉर्मूला। तीसरा भी देखो बेटा टेल अल्टरनेटिवली, बेटे हेड और टेल अल्टरनेटिवली आ रहे हैं, मतलब ऐसे हेड टेल हेड, इससे मैं सपोज करूं ये वाली इवेंट को डिफाइन कर लिया हमने E3, तो क्या बनेगा हेड टेल हेड, एक बेटे आ सकता है टेल हेड टेल, अल्टरनेटिवली हो सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी डायरेक्ट E3 बन जाएगी बेटे आपकी 2/8 1/4, हमने विदाउट इसके भी कर दिया है ना इसके, बट बेटे इस क्वेश्चन को हम समझेंगे किसके थ्रू, मल्टीपल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के थ्रू समझेंगे इस क्वेश्चन को, सेम को, है ना। मैंने बोला था ना ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं।
तो चलो अब समझते मल्टीपल लॉ के प्रोबेबिलिटी के थ्रू कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को बेटा। देखो बेटा समझना इसको, ठीक है। H डिनोट द हेड एंड T डिनोट द टेल। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल इज 1/2 सेम होती है, हम जानते हैं। तो बेटा थ्री हेड मतलब क्या होगा, PHHH। ठीक है बेटा, अब आपको पता है इंडिपेंडेंट इवेंट होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है उनका, PHH मल्टीप्लाई करो 1/2 1/2 1 क्या है 1/8 आ गया। देखो हमारा भी आंसर 1/8 आ रहा था ना पहले भी, ठीक है। अच्छा देखो अब बेटा इसमें देखो द इवेंट सेकंड वाला क्या है, गेटिंग 2 हेड एंड 1 टेल। बेटे 2 हेड एंड 1 टेल क्या हो सकता है बेटे, 2 हेड 1 टेल, एक तो होता है 2 हेड 1 टेल, एक तो बेटे ऐसा हो सकता है 2, दूसरी बेटे हेड टेल हेड, एक ये हो सकती है, ठीक है। और ये क्या हो सकती है, टेल हेड हेड। तो बेटे क्या हुआ 3/8 है ना, तो ये हम लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, ये 3 पॉसिबिलिटी हो गई। तो हमने को प्रोबेबिलिटी लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, और फिर बेटे इसमें रूल लगा देंगे हम इसमें, मल्टीपल रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई होके तो क्या आ जाएगा 1/8 1/8 1/8 3/8 आंसर। तो बेटे हमारा भी 3/8 आ रहा था, आता ना, डायरेक्ट करके देखा था हमने तभी 3/8 आ रहा था। अब बेटे दूसरा हमारा द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल अल्टरनेटिव। बेटे हेड टेल अल्टरनेटिव दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो हेड टेल हेड हो या टेल हेड टेल हो। तो बेटे इसको आप करोगे एडिस मल्टीपल लूप प्रोबेबिलिटी से, बेटे इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका, क्लियर है। और वैल्यू पुट 1/8 क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। बेटे हमारा यहाँ पे 1/4 आ रहा था। तो बेटे दोनों तरीके से समझा दिया मैंने आपको क्वेश्चन को, ठीक है। जिस जो चॉइस आपको अच्छी लगे दोनों की लगा सकते हो आप, ठीक है ना। क्वेश्चन क्लियर है ना। हाँ बेटे बताओ। सर अगर कॉइन्स का नंबर बढ़ा देता है, जैसे 8 कॉइन्स ले ले सर, 8 कॉइन्स ले ले और सेम हाँ 3 हेड बेटा ज्यादा, हाँ मेरा बेटा बेटा सुनो, अगर हम ज्यादा कॉइन होंगे बेटा तो हम इससे नहीं करेंगे फिर, क्योंकि उसमें बेटा बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, कितना बनेगा 2⁸ तो बेटा उसका बना पाएंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे बायनोमियल थ्योरम से, ठीक है। बायनोमियल एक्सपेंशन जो है ना वो इसी का एक्सटेंशन है बेटा, 2 का 3 का तो हम इजीली कर लेंगे, बट हमारे 10 कौन आ गया या 8 कौन आ गया तो उसको कैसे करेंगे हम। तो इसलिए हम बायनोमियल इसीलिए पढ़ते हैं, बायनोमियल समझ आगे बेटा। जो बायनोमियल आपको पढ़ाएंगे ना आगे, बायनोमियल यही तो हो जाएगा। जैसे आपके पास 10 कौन दे दिए, हम 2 कॉइन तक का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, 3 तक का इजीली सॉल्व कर लेंगे। बट अब अगर आपसे कॉइन 4 का भी, चलो हम एक बार कर लेंगे 4 कॉइन का भी, ठीक है। बट कॉइन 5 हो गए या 5 से ज्यादा है, 2⁻10, अब बेटा 10 कौन ले लिए 2⁻10 बनेंगे, है ना। 2⁻10 कितना होता है 1024 होता है ना। हाँ अब तो इतना बन गया, अब इतनी तो सैंपल स्पेस बनाते 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 हमारा पेज खत्म हो जाएगा। तो हम ऐसी प्रॉब्लम्स को हैंडल किससे करेंगे, ऐसी प्रॉब्लम्स को हैंडल करेंगे किससे, बायनोमियल एक्सपेंस। जो बायनोमियल पढ़ेंगे ना बेटे हम आगे, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे वहां पे सॉल्व करेंगे इनको, ठीक है। सिखाएंगे आपको, पूरा सिखाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है बेटा, पूरा सिखाएंगे आपको बायनोमियल, सॉरी बायनोमियल, ठीक है बेटा, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सिखाएंगे, यही प्रॉब्लम सिखाएंगे वहां पे, ठीक है। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, A has 2 shares in a lottery in which there are 3 prizes and 5 blanks. And B has 3 shares in a lottery in which there are 4 prizes and 6 blanks. So that A's chance of success H, इतना रेशियो बेटे प्रूफ करना है आपको। मतलब एक चांस ऑफ सक्सेस टू 20 चांस ऑफ सक्सेस का जो रेशियो है ना वो रेशियो 27/35 है। तो बेटा पहले हम पहले पार्ट को समझेंगे, पहला पार्ट, सिमिलरली दूसरा पार्ट है, देखो कैसे। बेटे सबसे पहले तो बेटे हम ये देखेंगे हमारे पास टोटल कितने बेटे, पहले वाले में ये बेटे बॉक्स मान लिया सपोज हमने, कितने बेटे 3 प्राइज हैं और इसमें कितने ब्लैंक हैं, इसमें 5 ब्लैंक है, क्लियर है। अच्छा तो बेटे पहले वाले का देखो आप, फर्स्ट वाले बॉक्स का, ठीक है। फर्स्ट बॉक्स के बारे में बात करते हैं इसके लिए। तो देखो बेटे सबसे पहले ए कैन ड्रॉ 2 टिकट्स आउट ऑफ 8, आउट टोटल बेटे 8 टिकट होगी ना, 8, तो 8 में से हम 2 कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, 8C2, ये बेटे होता है नंबर ऑफ, ठीक है, वे सेलेक्टिंग 2 टिकट्स आउट ऑफ 8 टिकट्स, ठीक है बेटा 8C2, तो हम ये हमारे पास आ गया 28। अब बेटे हमें पता है हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, कि ए चांस ऑफ सक्सेस निकालना है। तो बेटे हम पहले ये देख लें, ब्लैंक ब्लैंक वाले कितने हमारे पास, ब्लैंक वाले हमारे पास 5, तो 5C2 भी निकालने बेटे ये, तो ब्लैंक वाले को निकालेंगे 5C2 कितना हो जाएगा बेटे, ये आपका 10।
बेटे टोटल बेटे हमारे पास कितने हुए, टोटल जो हमारे वे थे 28 में से हम ब्लैंक वाले सब्ट्रैक्ट कर दें हम, ठीक है। तो ए क्या होगा बेटे, ए हमेशा क्या होगा, विनिंग, ए विंस द प्राइज इन 28 माइनस 10, 18 वे में हमेशा क्या होगा बेटे, विनिंग होगा। तो निकालो टोटल प्रोबेबिलिटी, ए चांस ऑफ सक्सेस 18/28, क्लियर, ये आ गया। अब सेम करेंगे बेटे बी के लिए, यही सेम प्रोसीजर। अब देखो बी, जो बेटे बी वाला है ना, सेकंड वाला बॉक्स सपोज है, उसमें क्या है, 4 प्राइज है एंड 6 ब्लैंक है बेटा, 6 ब्लैंक है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास बताइए, टोटल 10 हुए। तो बेटे 10 में से बेटे 2 सेलेक्ट करने हैं, तो 10C2 कितना आ जाएगा, छोटे बेटे 2 नहीं 3 है, 3 बेटा इसमें प्राइस शेयर्स, तो 3, तो कितना बना आपका 10C3 बेटे आपका आ जाएगा 120, ठीक है। वी विल गेट ब्लैंक, अब बेटे ब्लैंक इसमें कितनी 6 है, तो 6C3 भी निकाल लो, ये आपका आ जाएगा 20। तो बेटे अब हम क्या करेंगे, जो हमारा निकला है ना 120 तो टोटल 120 बेटे कितने हैं टोटल वे हैं आपके, ठीक है। इसमें से 20 वे ऐसे हैं जो ब्लैंक हैं वो, तो हम क्या करें, ब्लैंक, हमें तो बेटे सक्सेस निकालना है, तो हम ब्लैंक वालों को निकाल ही देंगे उसमें से, टोटल में से। तो कितने बचे टोटल में से ब्लैंक निकाल, तो 100 आ गए बेटे। 100 कौन से हैं ये, 100 वो वे हैं जिसमें जो बी बिलिंग होगा, बी विन द प्राइस, क्लियर है। तो 20 चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी बेटे क्या आ जाएगा, चांस ऑफ सक्सेस या चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वो आ जाएगा 100/120। तो बेटे ये आ गया, इनका रेशियो पूछ रहा था क्वेश्चन में, रेशियो ऑफ दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा। हाइजीन प्रॉब्लम, ये भी बेटे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है ये भी, ठीक है। देखो क्या है, ए एंड बी थ्रो अल्टरनेटिवली विद पेयर ऑफ डाइस, अल्टरनेटिव थ्रो करते हैं पेयर ऑफ डाइस, पहले ए करता है फिर दूसरा बी करता है अल्टरनेटिवली, ठीक है ना। एक के बाद पहले ए ने कर दिया, फिर बी करेगा, फिर बी करेगा, उसके बाद ए करेगा अल्टरनेटिवली, ठीक है। ए विंस इफ ही थ्रो 6 बिफोर, ए विंस ही 6 बिफोर बी थ्रो 7, क्लियर है। एंड बी विंस इफ ही थ्रो 7 बिफोर ए थ्रो 6, इफ ए बिगिंस, ए स्टार्ट करता है, तो फाइंड हिज चांस ऑफ विनिंग। तो क्वेश्चन बेटे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो बेटे हमने 6 है ना, 6 सम 6 कब आता है वो निकालेंगे पहले। द सम 6 कैन बी ऑब्टेन्ड एज 115, याद है बेटे कैसे निकालते थे, पहले वाले पर लिस्ट नंबर लेते हैं, दूसरे पर हम लेंगे क्या करें इसमें ऐड 5, तो 15, फिर हमको 1 को इंक्रीज करेंगे बाई 1 और सेकंड वाले को डिक्रीज करेंगे हम बाई 1। तो बेटे फर्स्ट बनेगा 15 हो गया, नेक्स्ट बनेगा आपका 24, फिर नेक्स्ट बनेगा 33, नेक्स्ट बनेगा 42 और नेक्स्ट बनेगा बेटे आपका 51। तो कितने होंगे टोटल बेटे 5 भी हो गए आपके। अच्छा, प्रोबेबिलिटी दैट ए गेट 6 एंड बी गेट 7 पेयर ऑफ डाइस, तो बेटे 7 का यहाँ बनाया नहीं है, देखो 7 का ये बनेगा, देखो 1 6, फिर आपने फर्स्ट को इंक्रीज किया 1 है ना बेटे, और सेकंड को डिक्रीज किया 1, तो क्या बनेगा ये 2 5, ये बनेगा बेटे आपका 3 4, फिर आपका बनेगा 4 3, फिर आपका बनेगा 5 2, फिर आपका बनेगा 6 1। तो बेटे कितने बने आपके, देखो 1 2 3 4 5 6। अब बेटे एनएस इस क्वेश्चन में कितना बने बेटे, 2 डाइस एक साथ थ्रो किए हैं, तो एनएस बनेगा 6 × 6 यानी 36, ठीक है बेटे, डायरेक्ट लगा दिया। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ पीए, प्रोबेबिलिटी ऑफ पीए बेटे कितना बचेगा, एन ए अपॉन एन एस, एन एस इससे निकलता है बेटे, एन ए कितने थे एन में 5 वे थे, 5 अपॉन एन एस 36, हाँ बेटे। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी में कितने बेटे, यहाँ पे बी मान लिया मैंने इसको ना, बी के 1 2 कितने बन रहे 1 2 3 4 5 7, तो एन बी अपॉन, अगर बेटे मैं इसको बी ले लूँ ना, 7 2 को बी, इसलिए है ना, इसको मैं बी ले लूँ तो बनेगा है ना अपॉन एन एस, तो ये आपको बन जाएगा 7/36, ठीक है बेटा, ये आ गया 736। तो ये वैल्यू हमने निकाल ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार निकालना बेटे आता है, 1 माइनस कर देते हैं हम, इसको भी 1 माइनस कर देते हैं, तो ये आ गया, ठीक है। अब बेटे देखो इसको देखना है थोड़ा सा, यहाँ से आपको ध्यान देना है, देखो सिंस ए बिगिंस
ही कैन विन द फॉलोइंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वे। बेटे क्या हुआ, पहला वाला पेयर ऑफ डाइस है ना, तो पहले देखो बेटे ए थ्रो किया, ए को विन रखना है हमें। फिर दूसरी बार में हम करेंगे तो क्या बनेगा, ए बार बी बार ए। नेक्स्ट बार बेटे करोगे, थर्ड टाइम करोगे तो क्या बनेगा, ए बार बी बार, ए बार बी बार इंटू ए। नेक्स्ट क्या बनेगा, ए बार बी बार, ए बार बी बार, ए बार बी बार ए। ये बेटे ये चलता चला जाएगा बेटे, ये डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब हमें पता है प्रोबेबिलिटी लगा देंगे भाई, प्रॉब्लम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, सॉरी देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ऐड कर लेते हैं, जितने इवेंट है सबको ऐड कर लिया आपने। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी बार ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी बार ए बार बी बार ए डॉट 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 डॉट। बेटे इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है, ये वाला ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। अच्छा बेटे अब इनको अब इंडिपेंडेंट है तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार पी ए। तो बेटे प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए कॉमन आ रहा है, तो पी हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये तो बेटे 1 बन गया आपका। अब देखो ये हमने कॉमन लिया तो बेटे यहाँ पे ये बचा खाली, देखो ये ऐसे यहाँ पे हमने कॉमन लिया तो बेटे यहाँ पे ये बचा, तो इसका स्क्वायर बन गया, देखो पी ए बार पी बी बार प्लस पी ए बार पी बी बार का होल स्क्वायर। अब बेटे ये इस तरह की जीपी आप देखो, इनफाइनाइट जीपी प्लस आर स्क्वायर डॉट 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 इनफाइनाइट होती है ना, तो इसका सम होता था आपका, याद है बेटा, 1/1 माइनस आर। उसी तरह की जीपी है, देखो ये है ना, तो देखो 1 ये बने बेटा, ये आपका आर की तरह काम कर रहा है, ये आर, तो ये आर स्क्वायर हो गया आपका। तो 5/36 बाहर है आपका, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1 माइनस आर। तो बेटा ये आपको बन जाएगा 31/61। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें क्या है, in this question a bag contains 4 red ball 3 black balls, a second bag contains 2 red balls and 4 blue balls. One bag is selected at random. From the selected bag one ball is drawn. Find the probability that the ball is red. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो ये फर्स्ट बैग है, फर्स्ट बैग इज 4 red ball and in this 3 black balls. Clear? This is the first bag. And second bag 2 red ball and 4 blue balls. Blue balls. Clear? One bag is selected at random. From the selected bag one ball is drawn. Find the probability that. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो ये 2 बैग हैं, इनमें से आपको एक बैग सेलेक्ट करना है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 1 बैग आउट ऑफ 2 इज 1/2। क्लियर? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बी डिफाइन द फॉलोइंग इवेंट, ए द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड बी द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बैग। सिंस both bags are equally likely to be selected, so probability of selecting a bag from 2 bags is PA or PB is equal to 1/2। क्लियर है? अब देखो इसमें क्या रखा है, फ्रॉम द सेलेक्टेड बैग 1 बॉल इज ड्रॉन। सपोज करो आपने फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया, तो 1 बॉल फर्स्ट है, ठीक है ना, तो इसमें टोटल कितनी टोटल बॉल है इसमें, इन फर्स्ट बैग total balls are 7। क्लियर? तो आपको फाइंड करना है फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग 1 बॉल, from the selected bag 1 ball is drawn. Find the probability that the ball is red. टोटल बॉल आपकी 7 है, तो हाउ मेनी वे सेलेक्टिंग 1 बॉल फ्रॉम आउट ऑफ 7 7C1 एंड द बॉल बी रेड, देयर आर 4 रेड बॉल सेलेक्टिंग 1 ball from out of 4 red balls. So required probability is, the probability of drawing a red ball from the first bag is P1 4/7. Similarly in the second bag
total balls 6. Clear? So required property 6C1 and red ball 2C1. The probability of drawing a red ball from the second bag P2 is 2C1 upon 6C1, 2/3. Hence the required probability is P1 into PA plus P2 into PA. So 1/2, 1/2. So we can find this probability easily as 4C1 upon 7C1 plus 2C1 अपॉन 6C1. ठीक है, ये क्वेश्चन अगर गेट वगैरह डायरेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन को. क्लियर है? सो वी गेट द आंसर 19/43. क्लियर? देखो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में क्या है, ए बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स. एक बैग है, इसमें है आपकी 6 रेड and 5 blue balls, and another bag contains 5 red and 8 blue balls. Another bag contains 5 red and 8 blue balls. A ball is drawn from the first bag and without seeing its color is put in the second bag. A ball is then drawn from the second bag. Find the probability that the ball is drawn is blue in the color. देखो बेटे दो बैग हैं, इस बैग में से एक बॉल निकाली, एक बॉल इसमें से निकाली और इसमें पुट कर दी, इसमें सेकंड वाले में. ये सेकंड वाला बैग है आपका, ये फर्स्ट बैग है आपका. ठीक है, इसमें पुट कर दी. उसका कलर नहीं देखा, कलर क्या है. तो जब एक बॉल निकालोगे तो एक बॉल वो आपकी रेड बॉल भी हो सकती है, ब्लू बॉल भी हो सकती है, इसमें पुट करोगे. ठीक है, तो इसमें बॉल आपकी बढ़ जाएगी, इसमें एक बॉल बढ़ जाएगी इसमें, है ना. तो देखो हम दोनों केस लेंगे, वो रेड बॉल भी हो सकती है, ब्लू बॉल भी हो सकती है. उसके बाद जब पुट कर दिया ना, उसके बाद प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है. ठीक है, ए बॉल इज ड्रॉन, ठीक है ना, ए बॉल इज देन ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज ब्लू कलर की हो. ठीक है, तब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो सबसे पहले देखो 2 केसेस अराइज हियर. द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग इज आइदर रेड और ब्लू, या तो रेड हो सकती है और ब्लू हो सकती है. केस फर्स्ट ले लिया. ठीक है, केस फर्स्ट हमने क्या लिया, इसमें से जो हमने बॉल ली है वो ड्रॉ की है वो आपकी रेड बॉल है. सपोज रेड बॉल ली है. ठीक है ना, रेड बॉल ली है आपने. द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल फ्रॉम ए फर्स्ट बैग, ड्रॉइंग ए रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग कितनी हो जाएगी. टोटल बॉल तो आपके पास 11 है, 11C1 1 सेलेक्ट करनी है. एंड रेड कितनी आपकी 6 हैं, तो 6C1 ये बनेगी आपकी प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो इसे आप सॉल्व कर लोगे आप, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6/11. क्लियर है? अच्छा, अब ये तो होगी प्रोबेबिलिटी. अब इसमें से जो रेड, द बॉल इज नाउ पुट इन द सेकंड बैग. अब ये वाली रेड बॉल निकाली, सेकंड बैग में पुट कर दी. सेकंड बैग पे हमारा अब बन जाएगा, सेकंड बैग में हमारी रेड बॉल आपकी कितनी हो जाएंगी, आपकी 5 + 1, 5 + 1 यानी 6 रेड बॉल बन जाएंगी आपकी. एंड 8 ब्लू बॉल है इसमें है. ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए बॉल ऑफ ब्लू कलर इज, तो ये क्या बनेगी P2. टोटल बॉल कितनी बनी इसमें 14C1. क्लियर, 14C1. और आपकी रेड बॉल इसमें सॉरी ये बॉल हमने देखनी है ब्लू कलर, तो ब्लू कलर हमारी ब्लू कितनी है हमारे पास 8 हैं, 8C1. तो आपका बनेगा 8/14. ठीक है, 10. प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज इवेंट्स अकर साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियसली होता तो मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों का. ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो तो बन जाएगा P3 जो बनना है आपका P1 × P2, तो आपका बन जाएगा 24/77. क्लियर है? अब केस सेकंड लो बेटे आप, केस सेकंड.
किस सेकंड में क्या है आपका जो ड्रोन, अब इसमें से हम जो बॉल निकाली थी ना, पहले रेड कलर का ले लिया, अब हम लेते हैं ब्लू कलर की बॉल हो, वो किस कलर की हो, ब्लू कलर की। सपोज ब्लू कलर की बॉल आपने निकाली, ठीक है, तो ब्लू कलर की प्रोबेबिलिटी निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, इसमें से फर्स्ट वाले में से P4 ले ली, सपोज ब्लू हमारे पास 5 है तो 5C1 अपॉन टोटल बॉल हमारी 11 है, 11C1, ठीक है, ये बन गई आपकी, क्लियर। अच्छा बेटे इसमें से जब हम निकालेंगे ब्लू कलर की, तो ब्लू कलर की अब सेकंड वाली में कितनी हो जाएंगी, इसके बाद सेकंड वाली में ब्लू कलर की आपकी हो जाएंगी, देखो सेकंड वाला बैग है ना, उसमें 5 तो रेड है, रेड, और ब्लू कलर की आपकी हो जाएगी 8 + 1 यानी 9 हो जाएंगी, 8 + 1 यानी 9 ब्लू कलर की हो जाएंगी, क्लियर है। द बॉल इज नाउ पुट इन द सेकंड बैग, द सेकंड बैग हैज नाउ 5 रेड 9 ब्लू बॉल्स, क्लियर है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए बॉल ऑफ ब्लू कलर इज, क्या बनेगी ब्लू कलर की, 9C1 अपॉन टोटल बनेगी आपकी 14C1, 9/14, ठीक है, तो आपका ये आ गया P5, क्लियर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज 2 इवेंट्स अकर साइमल्टेनियसली P6, 5/11 इंटू 9/14, तो आपका ये बन जाएगा 45/154, क्लियर। द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज, दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगी ना, तो आप उनको ऐड कर लेंगे, P3 + P6, 24/77 + 45/154, एलसीएम सॉल्व करोगे तो 93/154 आ जाएगा, क्लियर है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, द नंबर ऑफ the sum of numbers is noted to be 8. What is the conditional probability that number 5 has appeared once? तो बेटे NS इसमें क्या बनेगा, NS 6 × 6 × 36 बनेगा, ठीक है, NS तो आपका 36 हो गया। अब आप इवेंट डिफाइन कर दो, A इज द इवेंट, क्या है, द नंबर 5 appears at least 1, द नंबर 5 appears at least 1, तो बेटे 5 कब आएगा, जब फर्स्ट वाले पर 5 हो हर एक में, और सेकंड वाले पर भी 5 हो, तो इसकी जो पॉसिबिलिटी बन सकती है ना 5, जैसे 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, क्लियर। अगेन अब सेकंड वाले पे 5 हो तब भी आ सकता है, तो 1-5, 2-5, 3-5, ठीक है, 4-5, 5-5 हमने लिख दिया है, दोबारा नहीं लिखेंगे ना, अब लिखेंगे हम 6-5, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। एंड बी द इवेंट सम ऑफ नंबर्स अपीयर्ड इज 8 सब कम आता है बेटे, मैंने बताया था कभी भी आपको सम फाइंड करना हो तो हम 2 डैश लिया हमने, सपोज है ना 2, तो फर्स्ट डैश पे तो लिखते हैं हम लीस्ट नंबर, ठीक है, इस पर ग्रेटेस्ट नंबर, तो 2 इस पर 2 लिया, इस पर 6 लिया, तो क्या बनेगा, सम 8 आ जाएगा, तो क्या बनेगा 2, 6, ठीक है। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट जो इसको इंक्रीज करोगे, फर्स्ट वाले को इंक्रीज करोगे 1 और सेकंड वाले को डिक्रीज करोगे 1, तो क्या बनेगा आपका 3, 5, फिर बनेगा आपका 4, 6, सॉरी 4, इसको डिक्रीज करोगे बाई 1 तो ये बन जाएगा 4, 4, ठीक है, इसको इंक्रीज करोगे तो आपका ये बन जाएगा 5, इसको डिक्रीज करोगे 1, 3, इसको अगेन इंक्रीज करोगे तो 6 एंड 2, ये बनेगा आपका, ठीक है। तो आपकी ये इवेंट आपकी हो जाएगी बी इवेंट, क्लियर है। कंडीशन प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है, तो आपने तो क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 5 अपीयर्ड वंस, तो बेटे आपको पूछ रहा है कंडीशन प्रोबेबिलिटी फाइंड करवा रहा है A/B, जिसकी पूछता है उसको आप पहले लिखते हैं, ठीक है, और अपॉन में जो कंडीशन वो हैपन है आपके, ठीक है, द सम अपीयर्स नोटेड टू बी 8 हो गया आपका बी, तो क्या बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, बस लगा दो बेटे फॉर्मूला। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B आपको निकालना पड़ेगा, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी, सब A इंटरसेक्शन B निकालना पड़ेगा बेटे, A इंटरसेक्शन B जिनका सम क्या हो 8 भी हो
और इसमें बेटे 5 भी आ रहा हुआ ना, तो 5 तो इसमें सिर्फ क्या आ रहा है, इसमें 8, इसमें 2 इवेंट ये आ रहे हैं आपके, 2 पॉइंट आ रहे हैं, 3 5 एंड 5 3। क्लियर है? तो बेटे प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस। तो कितना है इसमें, 2 एलिमेंट है इसमें, अपॉन एन एस 36। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालो बेटे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है आपको सपोज, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, एन बी अपॉन एन एस। एन बी बेटे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 1 2 3 4 5, 5 बाई 36। वैल्यू पुट करो बेटे इसमें, तो क्या होगा, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 2/36। ठीक है, ये आपका 5/36 डिवाइड कर दो, 2/5 आंसर आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन प्रोबेबिलिटी। क्लियर? अच्छा बेटे ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। देखो एक कमिटी कंसिस्ट ऑफ 9 स्टूडेंट, 2 ऑफ विच फ्रॉम फर्स्ट ईयर। ठीक है, 9 स्टूडेंट की कमेटी है, 9 स्टूडेंट हैं। ठीक है, इसमें जिसमें इन्होंने ले रखे हैं 2 स्टूडेंट ले रखे हैं फ्रॉम फर्स्ट ईयर, 3 स्टूडेंट फ्रॉम सेकेंड ईयर, 3 ले रखे हैं फ्रॉम सेकेंड ईयर। क्लियर है? एंड 4 फ्रॉम थर्ड ईयर, 4 स्टूडेंट फ्रॉम थर्ड ईयर। क्लियर है? ये कमेटी बनाई है इन्होंने। 3 स्टूडेंट आर टू बी रिमूव्ड एट रैंडम। अब बेटे उनको कमेटी बनाती है 9 स्टूडेंट की, बट कोई रीजन रहा होगा, उनको 3 स्टूडेंट रिमूव करने हैं। क्लियर है? पहले उन्होंने 9 स्टूडेंट लिए, 2 सेकेंड ईयर, 2 तो लिए फर्स्ट ईयर से, 3 लिए सेकेंड ईयर से और 4 लिए थर्ड ईयर से। कुछ रीजन रहा होगा तो उनको 3 स्टूडेंट रैंडमली रिमूव करने हैं। अब पूछ रहा है व्हाट इज द चांस दैट, 3 पार्ट दे रखे हैं ना, द 3 स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द डिफरेंट क्लासेस, 3 स्टूडेंट बिलोंग टू डिफरेंट क्लासेस। क्लियर है? तो देखो बेटा तीनों स्टूडेंट जो रिमूव किए हैं, सबसे पहले तो हम निकालेंगे बेटे आपका एन एस निकालेंगे। एन एस तो बेटा सेम रहेगा इसमें हर एक में ना। एन एस क्या रहेगा आपके, 9 टोटल स्टूडेंट 9 हैं, 9 में से आपको 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, तो 9C3 निकालोगे तो आपका 84 आ जाएगा। तो बेटे ये तो आपके सबके लिए सेम रहेगा ना। ठीक है, आप इसमें फर्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है आपका, क्या बोला, व्हाट इज द चांस दैट द 3 स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द डिफरेंट क्लासेस। कह रहा है 3 स्टूडेंट है ना, 3 स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लासेस। तो इसमें क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा बेटे इसमें देखो 3 स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, डिफरेंट क्लासेस रिमूव करने हैं आपको। मतलब एक स्टूडेंट कर दें हम फर्स्ट ईयर से, एक कर दें सेकंड ईयर से, एक कर दें थर्ड ईयर से, तो क्या बनेगा 2C1 और एक साथ लेना है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, 3C1 इंटू 4C1। तो बेटे आपका बन जाएगा जो इवेंट की पॉसिबिलिटी है ना। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी आपकी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू NE। तो बेटे 2C1 इंटू 3C1 इंटू 4C1 अपॉन NS। NS आपका 9C3 करोगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 84। तो बेटे करके आ जाएगा, कैलकुलेशन करोगे तो 2/7 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लोगे आप। क्लियर है? अच्छा सेकंड पार्ट देखो बेटा क्या कर रहा है, 2 बिलोंग टू द सेम क्लास एंड थर्ड 2 डिफरेंट क्लासेस। अगर 2 तो सेम क्लास से बिलोंग, 2 तो सेम क्लास से रिमूव करें और जो एक और बच्चा है ना वो डिफरेंट क्लास से करें, तो बेटे इसकी 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे सपोज करो हमने 2 स्टूडेंट रिमूव कर दिए सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर 2 स्टूडेंट हैं, है ना, तो बेटे ये तो एक पॉसिबिलिटी बन गई हमने। और इनटू और जो रिमेनिंग कितने बचे हमारे पास 7, तो 7 में से हम एक कर दें, एक तो बड़ी पॉसिबिलिटी बन जाएगी आपकी। अगेन अब हम सेकेंड ईयर से कर दें 2 स्टूडेंट सेकेंड ईयर से कर दें, और रिमेनिंग क्या बचे हमारे पास 6 स्टूडेंट फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर को मिला के, तो इसमें से एक कर दें हमने। प्लस एक पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, हम जो 2 स्टूडेंट तो कर दें हम सेकेंड ईयर से, तो थर्ड ईयर से कर दें, थर्ड ईयर से, और बचे कितने बचेगा 5 स्टूडेंट, 5 में से कर दें एक। ठीक है, ये तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी बेटी आपकी। टोटल कर लोगे, टोटल सम आपका आ जाएगा ये। ठीक है, टोटल सम आपका आ जाएगा ये आपका 55। क्लियर है, दिस इज 55। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बन जाए आपकी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 55 डिवाइड बाई 84। क्लियर है? अच्छा अब थर्ड पार्ट देखो बेटे आपका। थर्ड पार्ट क्या है,
द 3 बिलोंग्स टू द सेम क्लासेस, 3 बिलोंग्स टू सेम क्लासेस, तीनों बच्चे एक ही क्लास से रिमूव करने हैं। तो बेटे आपको यहाँ पता देखो यहाँ पर क्या होगा, पहले वाले में देखो आप फर्स्ट ईयर से तो 2 ही बच्चे ले रखे हैं और मैं 3 बच्चे रिमूव करने हैं सेम क्लास से, तो ये तो हो नहीं सकता। इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी हो सकती है 3C3 इंटू 4C0 प्लस एक हो सकती है पॉसिबिलिटी 4C3 इंटू 3C0, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा। तो ये आपका आ जाएगा 4 प्लस 3C3, ये 4 आ जाएगा और सॉरी 1 आ जाएगा बेटे, 1 सॉरी 1 हो जाएगा ना, 3C3 1 होता है, ये भी 1 होता है आपका 1 और प्लस ये 4 आ जाएगा, 4 यानी 5 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या बनेगी, रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी 5/84। क्लियर, देखो 5/84। आसान क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ रखे हैं इस तरह के क्वेश्चन। देखो प्रोबेबिलिटी ए दे रखी है, प्रोबेबिलिटी बी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखी है आपको A/2, इवैल्यूएट A/B। तो बेटे A/B क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो बेटे सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, है ना। लगा दो फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B आपको गिवन है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A भी गिवन है 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B भी गिवन है आपको 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो बेटे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कैलकुलेशन करके निकालो, A इंटरसेक्शन B आपका आ जाएगा 1/12। क्लियर बेटे, 1/12 आ जाएगा, कैल्सी लेके सॉरी सॉल्व कर लोगे आप, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो। सो बाई इक्वेशन फर्स्ट से प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है 1/12 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B आपकी 1/3। तो बेटे कैलकुलेशन करोगे आपका ये आ जाएगा 1/4 आ जाएगा आंसर, ठीक है, 1/4 आंसर आ गया। क्लियर है। अब क्या पूछो, प्रोबेबिलिटी ऑफ B/, सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A। तो ये भी बड़ा आसान सा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो बेटे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन भी आपने निकाल रखा है 1/12 इज इक्वल टू सॉरी 1/12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना आपका 1/4 है। तो बेटे क्या बनेगा, ये भी आपका 1/3 आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है, 1/3 आ गया आपका। क्लियर है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, देखो बेटा ये पूछ रहा है थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बार पूछ रहा है। बेटे इसका मतलब B बार या B कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, A इंटरसेक्शन B बार लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या बना, दिस इज फॉर्मूला लगा दो प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1/4 है आपकी और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बेटे आपका 1/12, कैलकुलेशन करोगे आप 1/6 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा लास्ट वाला पार्ट देखो बेटे आप, लास्ट वाला फोर्थ पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशन प्रोबेबिलिटी A/B। तो बेटे क्या बनेगा आपका, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार, ठीक है बेटे। ये आपने फाइंड कर लिया, आपने B बार लिख दो या डैश लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है ना। 1/6 वैल्यू निकाली। अच्छा बेटे प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश निकाली तो क्या हो जाए 1 माइनस B लिख दें इसका, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B 1/6 अपॉन 1 माइनस ये आपके 1/3 है। तो बेटे 1/6 और कैलकुलेशन कर लो 1/4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के आए हैं, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।